नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। हम आदिकाल के अंतर्गत लौकिक साहित्य का अध्ययन कर रहे थे और आज भी हम लौकिक साहित्य के अंतर्गत कुछ और रचनाओं को देखेंगे। सबसे पहली रचना हम देख रहे हैं संदेश रासक, जिसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का अन्य नाम भी मिलता है, जैसे अब्दुल रहमान या अद्दहमार। रचनाकाल की बात करें तो ये 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध भाग की रचना है, यानी दोनों के मध्य में रची गई थी। कथानक की बात करें तो वे विक्रमपुर की वियोगनी का वर्णन इसमें मिलता है। काव्य रूप इसका खंड काव्य है और इसके 3 सर्ग हैं जिन्हें प्रक्रम कहा गया है। कुल छंदों की बात करें तो इसमें 223 छंद हैं और रासक छंद मिलते हैं। रासक छंद में जो है 22 से 39 तक मात्राएं पाई जाती हैं। किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि हैं अब्दुल रहमान। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किसी भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुस्लिम कवि कौन है, तो वो हो जाएंगे अब्दुल रहमान। आगे बात कर लेते हैं। यह वियोग श्रृंगार रस प्रधान रचना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी में श्रृंगारिक काव्य परंपरा का आरंभ संदेश रासक से ही माना है। यह भी एक तथ्य प्रश्न बनने लायक है। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इसके बारे में एक कथन देख लेते हैं। ये कहते हैं कि संदेश रासक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है, जो एक ओर ढोला मारू की मारवाड़ी की याद दिलाता है तो दूसरी तरफ पद्मावत की नागमती का। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है। एक और कथन इन्हीं का देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, पूछा जा सकता है। संदेश रासक पृथ्वीराज रासों से भिन्न प्रकृति का काव्य है। पृथ्वीराज रासो प्रेम के मिलन पक्ष का काव्य है और संदेश रासक विरह पक्ष का। रासो काव्य रूढ़ियों द्वारा वातावरण तैयार करता है और संदेश रासक हृदय की मर्म वेदना के द्वारा। रासों में घर के बाहर का वातावरण प्रमुख है और संदेश रासक में घर के भीतर का। रासो नए नए प्रेम का रोमांस प्रस्तुत करता है, संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे बढ़ते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक और कथन देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने आदिकाल पे एक इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है और उससे प्रश्न बन जाते हैं। इस कथन में कह रहे हैं कि इस संदेश में ऐसी करुण वेदना है जो पाठक को बरबस आकृष्ट करती है। उपमाएं अधिकांश में यद्यपि परंपरागत और रूढ़ हैं, तथापि बाह्य वृत्त की वैसी व्यंजना उसमें नहीं है जैसी आंतरिक अनुभूति की। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। संदेश रासक के रचना काल के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत जान लेते हैं। अनेक अलग अलग विद्वान इसका समय अलग अलग बताते हैं। जैसे कि डॉक्टर कत्रे जो हैं 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य इसका रचना काल मानते हैं, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 11वीं शताब्दी इसका रचना काल मानते हैं। अगरचंद नाहटा की बात करें तो विक्रम संवत 1400 के आसपास इसका समय मानते हैं और मुनिजिन विजय जो है वो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मानते हैं, जो कि सर्वमान्य मत है। मैंने यहाँ पे सर्वमान्य 1 दिया है, सर्वमान्य 2 दिया है, यानी अगर ये रहे ऑप्शन में तो यही सही होगा, ये नहीं रहे तो ये सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृत पैंगलम रचना। ठीक है, यह बब्बल, जज्जल, सारंगधर और विद्याधर के पदों का संग्रह है। ये जो रचना है इसमें बब्बल कवि की, जज्जल कवि की, सारंगधर की और विद्याधर की, इन सभी के पदों का इसमें संकलन किया गया है और इसका संकलन जो है 14वीं शताब्दी के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। ये लक्ष्मीधर कवि हैं, इन्होंने इसका संकलन किया था। वंशीधर ने प्राकृत पैंगलम पर इसी नाम से टीका भी लिखी हुई है। ये वंशीधर हैं और ये लक्ष्मीधर हैं, दोनों अलग अलग हैं। इसमें 8 छंद हम्मीर रासों से संबंधित मिलते हैं। प्राकृत पैंगलम से विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है, तो यहाँ पर इसका ऐतिहासिक महत्व भी काफ़ी बढ़ जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य की रचना माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी इसे 15वीं शताब्दी के आरंभ की रचना मानते हैं, तो ये तथ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें पुरानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषाओं का मिश्रण है। तो भाषा की बात की जाए तो इसमें ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषाओं का मिश्रण मिलता है। इसमें सुखी एवं संपन्न जीवन के विषय में भी चर्चा की गई है। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है
कि लौकिक साहित्य की किस रचना में सुखी एवं संपन्न जीवन के विषय में चर्चा की गई है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में आप आलोचकों के मत देख लेते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं कि हिंदी की प्रारंभिक भाषा रूप और छंदों को समझने के लिए प्राकृत पैंगलम एक प्रामाणिक ग्रंथ है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। बच्चन सिंह का एक और कथन देखेंगे हम। कहते हैं कि प्राकृत पैंगलम में 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक के लिखे छंद हो सकते हैं। यदि प्राकृत पैंगलम में पाए जाने वाले छंद सारंगधर के हैं तो उन्हें कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जा सकता है। तो यहाँ पे भी एक प्रश्न बन सकता है कि बच्चन सिंह ने कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना है, तो वो उन्होंने माना है सारंगधर को। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको ये आपकी परीक्षा की तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीधर नामक पंडित ने 14वीं सदी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया, जो कि हम पीछे अभी देख ही चुके हैं। यहाँ पे मैंने पंक्तिबद्ध किया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन भी है ये, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना है और उदाहरणों के रूप में कई कवियों की रचनाएं उद्धृत हैं। ऐसा कथन, ये कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्राकृत पैंगलम का प्रकाशन बिब्लियोथिका इंडिया में हुआ था। प्राकृत पैंगलम में अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की अनेक रचनाओं के नमूने प्राप्त होते हैं। ये कथन राहुल सांकृत्यायन जी का है। अगला देखते हैं, आदिकालीन लौकिक गद्य साहित्य। इससे पहले हम काव्य साहित्य देख रहे थे, पद्य साहित्य देख रहे थे, अब देखेंगे हम गद्य साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ही हम गद्य साहित्य देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली रचना है राउरवेल। इसका अगर तत्सम नाम देखें तो वो होगा राजकुल विलास। दूसरा नाम, संस्कृत नाम जो है वो राजकुल विलास है। रचनाकार की बात करें तो रोड़ा कवि हैं और रचना काल 10वीं शताब्दी है। यह गद्य पद्य मिश्रित अर्थात चंपू रचना है। जो रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रहता है उसको चंपू रचना कहते हैं। ठीक है, यह हिंदी में चंपू परंपरा की पहली रचना है। तो यहाँ भी एक मुख्य प्रश्न बन जाएगा कि हिंदी में चंपू परंपरा की पहली रचना कौन सी है, तो वो हो जाएगी राउरवेल। इसमें कलचुरी राजवंश के किसी शासक के सामंत की 7 नाविकाओं के का नक्शिक वर्णन है। ये शायद ये प्रश्न पिछली साल टीजीटी में आया हुआ था कि किस रचना में कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का वर्णन मिलता है, तो ये हो जाएगा राउरवेल। यह हिंदी की प्रथम रचना है जिसमें नक्शिक वर्णन मिलता है। ये सारे तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको तथ्य अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सभी अपने आप में एक प्रश्न है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदी की कौन सी प्रथम रचना है जिसमें नक्शिक वर्णन सबसे पहले मिलता है, तो वो हो जाएगा राउरवेल। यह एक शिलालेख कृति है, यानी शिलालेख पत्थर पर प्रिंट की गई, पत्थर पर खुदाई करके लिखी गई है। यह वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में संरक्षित है। इसमें 7 भाषाओं के शब्द हैं, जिसमें राजस्थानी प्रमुख है। कुछ विशेष तथ्य देखते हैं, यानी कथन देख लेते हैं। राउरवेल की भाषा मूलतः मध्य देशी अपभ्रंश है, किंतु इसमें पछाही और पूर्वी अपभ्रंशों का भी संश्लेष है, ऐसा रामचंद्र तिवारी कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राउरवेल हिंदी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू परंपरा की प्राचीनतम रचना है। ये कहते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगली जो रचना है गद्य पद्य मिश्रित, वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा और रचना काल है 1145 ईस्वी के आसपास, यानी 12वीं शताब्दी। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, यानी इसमें व्याकरण से संबंधित तथ्य हैं। दामोदर शर्मा महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे तथा महाराज के राजकुमारों को बनारस के आसपास की भाषा तथा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से इसकी रचना इन्होंने की थी। इस रचना से बनारस के तत्कालीन भाषा व संस्कृति का पता चलता है। तो इस दृश्य से भी ये रचना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें बनारस के उस वक्त की भाषा और संस्कृति का भी पता चलता है। दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को अपभ्रंश बताया है। ठीक है, स्वयं दामोदर शर्मा ने इसकी भाषा को अपभ्रंश बताया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इसकी भाषा को प्राचीन कौशली अर्थात अवधी मानते हैं।
दामोदर शर्मा की पुस्तक से पता चलता है कि उन दिनों कहानियों में गद्य का भी प्रयोग होता था। यहाँ पे मैंने आ की मात्रा लगा दी है, गद्य का भी प्रयोग होता था। संभवतः चंपू काव्यों के ढंग की रचनाएं होती थीं। ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे जो रचना है वो है वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है और इसका रचना काल 14वीं शताब्दी है। ये भी एक शब्दकोश रचना है और इसकी भाषा मैथिली है। इसे मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। फिर से एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मैथिली का विश्वकोश किस रचना को कहा जाता है, तो वो हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। इसमें 8 अध्याय हैं जिन्हें कल्लोल कहा गया है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ण रत्नाकर के अध्यायों को क्या कहा गया है, तो वो है कल्लोल, कल्लोल कहा गया है। इसमें क्या क्या मिलता है, नगर वर्णन मिलता है, नायिका वर्णन, इनके अध्यायों के नाम है नगर वर्णन, नायिका वर्णन, आख्यान वर्णन, ऋतु वर्णन, प्रयाणक वर्णन, भट्टादि वर्णन, शमशान वर्णन और अपूर्ण। इस रचना में 84 सिद्धों का भी उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें तत्कालीन हिंदू दरबारों का भी वर्णन मिलता है। तो काफ़ी चीज़ें इस रचना से जानने को मिलती हैं। इस रचना का प्रकाशन सुनीति कुमार चटर्जी एवं बबुआ मिश्र द्वारा द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से करवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है वो है आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य, जिसमें हम सबसे पहले स्वयंभू को देख रहे हैं। स्वयंभू का समय 783 ईस्वी के आसपास माना जाता है, यानी 8वीं सदी का उत्तरार्ध। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू ने स्वयं को कुकवि कहा है, यानी अच्छा कवि नहीं मानते थे ये स्वयं को। डॉक्टर भयाड़ी ने इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। अपभ्रंश का वाल्मीकि तो इनको कहा ही जाता था, लेकिन किसने कहा है, तो वो है डॉक्टर भयाड़ी ने। इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। इन्हें अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो वो हैं पौमचरिव, ऋठमेव चरिव, स्वयंभू छंद और पंचमी चरिव। पौमचरिव का संस्कृत में नाम हो जाएगा पद्मचरित और ऋठ नेमि चरिव का नाम हो जाएगा अरिष्ठ नेमि चरित। सबसे पहले देख लेते हैं पौमचरिव की रचना के बारे में। इसका काव्य रूप जो है प्रबंधात्मक महाकाव्य है, जिसमें 12,000 श्लोक मिलते हैं। इसमें 5 कांड और 90 संधियां हैं। इसमें 83 संधियां स्वयंभू ने तथा शेष 7 उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरी की थी। यहाँ भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा जा सकता है। और इस रचना में राम कथा का चित्रण है। डॉक्टर भयाड़ी ने इसे अपभ्रंश की रामायण कथा कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस रचना के बारे में लिखा है, क्या लिखा है कि पौमचरिव में स्वयंभू विलाप और युद्ध लिखने में विशेष पटु हैं, यानी स्वयंभू ने विलाप और युद्ध लिखने में काफ़ी चतुराई दिखाई हुई है। आगे लिखते हैं कि इसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इस रचना में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। अगली जो इनकी रचना है वो है ऋठनेमि चरिव। इसमें अरिष्ट नेमि एवं कृष्ण की कथा का चित्रण मिलता है। और तीसरी जो रचना है वो है स्वयंभू छंद। अपभ्रंश के छंदों की विवेचना की गई है। और पंचमी चरिव में नाग कुमार के चरित्र का वर्णन किया गया है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है और इन्हें जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। अगले जो है रचनाकार वो है हेमचंद्र। समय इनका 12वीं शताब्दी है और मूल नाम इनका चंगदेव मिलता है, चंगदेव हेमचंद्र का। इन्हें अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है और इन्हें सिद्धराज जय सिंह एवं कुमार पाल का आश्रय प्राप्त था। रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसी के नाम से ये प्रसिद्ध भी हुए हेमचंद, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। उसके अलावा कुमार पाल चरित, देसी नाम माला कोश, छंदानुशासन, योग शास्त्र और प्राकृत व्याकरण इनकी रचनाएं हैं। सबसे पहले हम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के बारे में देख लेते हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है और प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत तीनों भाषाओं के व्याकरण पर इसमें चर्चा की गई है। दूसरी रचना इनकी कुमार पाल चरित है। कुमार पाल के आश्रय में रहकर इनकी प्रशंसा में रचित है और प्रबंधात्मक महाकाव्य है। 20 सर्ग इसमें है और प्रथम 12 संस्कृत में तथा अंतिम 8 प्राकृत भाषा में है। द्वयाश्रय काव्य भी इसको कहा जाता है।
इसकी प्रसिद्ध पंक्ति जो है वो देख लेते हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती है। पूछा है कि भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु लज्जेजू तू वयसिहु जई भग्गा घरंतु, यानी भला हुआ जो मेरा जो पति है वो युद्ध में मारा गया, नहीं तो अगर वो युद्ध से लौटकर भाग आता तो मैं अपनी समवयस्काओं यानी अपनी मित्र सहेलियों में लज्जित हो जाती। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा। आगे देखते हैं आलोचकों के मत। सबसे पहले देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का शब्दानुशासन के लिए कथन क्या है। कहते हैं कि यही भाषा आगे चलकर देसी भाषाओं के रूप में विकसित हुई और यही हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा के नमूने उपस्थित करती है। शब्दानुशासन के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वाश्रयी काव्य की भी रचना की थी, जिसके अंतर्गत एक कुमारपाल चरित से प्राकृत काव्य है। कुमारपाल चरित शीर्षक से प्राकृत काव्य है। तो ये कथन जो है शुक्ल जी का है और महत्वपूर्ण है। अगले जो कवि हैं वो पुष्पदंत हैं। समय इनका 10वीं शताब्दी मिलता है और उपनाम की बात करें तो इन्हें अभिमान मेरु भी कहा जाता है। इन्होंने स्वयं को अभिमान मेरु कहा था। भाखा की जड़ कहा जाता है, अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है और अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। भाखा की जड़, अपभ्रंश का वेद व्यास और अपभ्रंश का भवभूति शिव सिंह सेंगर ने कहा था सबसे पहले, और बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था। रचनाओं की बात करें इनकी, पुष्पदंत की रचनाएं तो वो है तिसठी महापुरुष गुणालंकारो यानी महापुराण, रै कुमार चरिव यानी नाग कुमार चरिव, जशहर चरिव यानी यशोधर चरित। ठीक है। तिसठी महापुराण में 63 जैन तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। वहीं रै कुमार चरिव की बात करें तो नाग कुमार के चरित्र का वर्णन मिलता है। जसहर चरिव में वणिक पुत्र की कथा है और बहु विवाह के दुष्परिणामों का उल्लेख किया गया है। और कोश ग्रंथ है अपभ्रंश, प्राकृत एवं संस्कृत का शब्दकोश है। ठीक है। पुष्पदंत एक कथन देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कहते हैं कि पुष्पदंत बहुत शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य के सभी और अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इन्होंने 63 महापुराण में घोषणा की है कि जो इस ग्रंथ में है वह अन्यत्र भी है और तथा जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। अगले जो कवि हैं वो है धनपाल। इनका समय 10वीं शताब्दी है और इनकी रचना भविष्यत कथा है यानी भविष्यदत्त कथा। इसमें वणिक पुत्र की कथा है और बहु विवाह के दुष्परिणामों का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर विंटरनित्ज ने इसे रोमांटिक महाकाव्य कहा है। राम सिंह की बात करें तो इनका समय 11वीं शताब्दी मिलता है और इनकी रचना पाहुड़ दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जैन धर्म एवं गार्हस्थ धर्मों का वर्णन एवं आचरण के नियम दिए गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोहा पाहुड़ जो रचना है वह महचंद मुनि की रचना है, बस नाम थोड़ा सा उलट दिया गया है। राम सिंह की जो रचना है वो पाहुड़ दोहा है और महचंद की जो रचना है महचंद मुनि की वो है दोहा पाहुड़। आगे देखते हैं मेरुतुंग को। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। रचना काल इसका विक्रम संवत 1361 ईस्वी है और भाषा की बात करें तो संस्कृत है। अपभ्रंश के शब्द भी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में इसमें मिलते हैं। सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद के चरित्र का वर्णन मिलता है इसमें, और इसमें कुछ दोहों में राजा भोज के चाचा, इसमें जो कुछ दोहे मिलते हैं वो राजा भोज के चाचा मुंज के भी मिलते हैं। अगले जो कवि हैं वो है जोइंदू। इनका समय 6वीं शताब्दी है 6, और इनकी रचना का नाम है परमात्मा प्रकाश और योगसार। आदिकाल की अन्य रचनाएं एवं उनके रचनाकार देख लेते हैं। सबसे पहली रचना जयचंद्र प्रकाश है जो भट्ट केदार की रचना है और रचना काल इसका अज्ञात मिलता है। दूसरी रचना है जय मयंक जसचंद्रिका, मधुकर कवि की रचना है और रचना काल 1186 ईस्वी है। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के शासक जयचंद के चरित्र का वर्णन मिलता है और वर्तमान में ये उपलब्ध नहीं है। इनका उल्लेख दयाल दास द्वारा रचित राठौरारी ख्यात में मिलता है। अगली रचना है प्राकृत प्रकाश, वह रुचि की रचना है। पृथ्वीराज विजय जयानक कवि की रचना है। कुवलय माला उद्योतन सूरी की रचना है। भावना संधि प्रकरणी की रचना है।
वहीं बात करें संयम मंजरी की तो ये महेश्वर सूरी की रचना है। संत कुमार चरियु हरिभद्र सूरी की रचना है। धर्म परीक्षा हरिशेण सूरी की रचना है। और वैराग्य सार जो है सुप्रभाचार्य की रचना है। हरिवंश पुराण की बात करें, पद्मनाभ, यश कीर्ति और श्रुत कीर्ति, इन तीनों ने हरिवंश पुराण नामक रचना रची हुई है। जम्बू स्वामी चरिव वीर कवि की रचना है। चंद्रप्रभ चरित्र यश कीर्ति की रचना है। पांडव पुराण भी यश कीर्ति की रचना है। और जिणदत्त चरित्र लखन कवि की रचना है। पद्म पुराण जो है बलभद्र पुराण भी कहा जाता है इसको, ये रयधु की रचना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम आदिकाल के संदर्भ में आलोचकों के मत देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से जारी रखिए। धन्यवाद।